आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको सबसे पहले बताएं कि जैसे मुल्तान सुल्तान पीएसएल का जो है सुल्तान बनने पे उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि जैसे कि आपको मालूम है आजकल काफ़ी बीमारियां नई नई जन्म ले रही हैं, क्योंकि उस तरह की हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रही नहीं है। हम घरों में ज़्यादातर कैद हो चुके हैं क्योंकि कोविड की वजह से उस तरह की हमारी अब जो है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रही नहीं है। उस तरह से घूमना फिरना, बाहर निकलना, हम घर में हम लोग कैद हो चुके हैं। ज़ाहिर कोविड के एसओपीज़ को भी हमने फॉलो करना है साथ ही साथ। तो आपको बताएं कि जिस तरह से घर में ख़वातीन जो रह रही हैं, वो उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है नहीं, वो किस तरह से अपना घर में ख्याल रख सकती हैं, कौन कौन सी खाने पीने की अशिया जो है वो अपनी जो है डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। और जिस तरह की नई नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, इसके भी साथ इसका भी हम लोग अपने शो में इलाज बताएंगे। आप लोग जो है टेलीविज़न स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोग घरों में रहने की वजह से किन किन बीमारियों का आप लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि हमारी अब रूटीन में जो है वॉक तो रही नहीं है, जोड़ों का दर्द और पैरों में दर्द, कमर दर्द, इसी तरह से जो है हम इसके अलावा भी जो बीमारियाँ उसका भी इलाज हम आपको बताएंगे कि घर में रहते हुए आप लोग किस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी फील करें। इसी के अलावा हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़, क्योंकि गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तो वैसे तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम जो है 50,000 जो है घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, और यूथ को काफ़ी उन्होंने कहा था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो कई लोग जो है अपने घरों से बेघर हो गए। उनका मुतबादिल क्या है, कौन उन्हें मुतबादिल देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हम फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उसका मुतबादिल क्या होना चाहिए, उसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, क्योंकि कई जो करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, एक इंसान सारी ज़िंदगी जमा पूंजी अपनी लगा देता है और उसके बाद उसका जो है अपने ही आंखों के सामने अपना टूटता हुआ घर देखकर उसकी सारी ज़िंदगी की जो खुशियाँ होती हैं, जो सारी ज़िंदगी का उसने अपना उसका सरमाया होता है, वो किस तरह से वो टूटते हुए अपने आंखों के सामने वो देख रहा होता है और वो बेबस होता है। ज़ाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि लोग इस वक्त बुरी तरह से आंसुओं से रो रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर को टूटते हुए अपने सामने देख रहे हैं और वो बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और फंक्शनल लीग के रहनुमा, उन्हीं से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आज हम बात करेंगे घरेलू ख़वातीन किस तरह से अपने घर में ख्याल रख सकती हैं। मैं सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, मर्द हजरात भी अपने घर में किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। और एक और बात, आज जो आपने मेरा ड्रेस देखा है, ये सनी पोशाक की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया गया है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। सनी पोशाक जो कि तारिक रोड डॉलमेन मॉल में उनका फर्स्ट फ्लोर पर उनके आउटलेट है, वहाँ पर आप जाके जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस आप ले सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमतों में आप इनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप इन्हें फॉलो करें। वहाँ पे भी इन्होंने स्पेशल अपनी ऑफ़र निकाली हुई, वहाँ पे आप जाके विज़िट करें। बेहतरीन ड्रेसेस हैं, बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसेस और बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने नए जो इनके अभी कलेक्शन आई है, वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। मैं अपने गेस्ट का इंट्रो दे देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो कि सदारा पाकिस्तान से अवार्ड याफ्ता है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी। अली, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपको पूछने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं शबाना आपके पास आऊँगी क्योंकि इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, और आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ आप लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर बात हो कराची प्रेस क्लब के बाहर आप लोगों ने अभी कई दिनों से, कई रोज़ आप लोगों का एहतजाज चल रहा है, तो वो क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, वो तो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ना सिर्फ़ मतलब हमारे नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे हुँ, जगह से ये प्रोटेस्ट के लिए हम लोगों की बहुत कवरेज मिली है। इसमें प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जितने भी डॉक्टर और फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं कि इनकी एक अलग इंडिपेंडेंट काउंसिल हो, इसके जी। लिए ये कर रहे हैं। तो ये इसलिए तकरीबन 7 के करीब जो सिटीज़ थे पाकिस्तान के, उसमें एक वक़्त पे हमने प्रेस क्लब के सामने जो है वो प्रोटेस्ट किया। इसका मकसद ये है कि जिस तरह से हर एक प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल की अलग-अलग जो है वो इंडिपेंडेंट काउंसिल होती है, बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर और फिज़िकल थेरेपिस्ट, क्योंकि 5 साल का डिग्री कोर्स है, उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब है, फिर उसके बाद 2 साल का मास्टर्स और उस एमफिल की डिग्री है, फिर पीएचडी की डिग्री है। तो जो इसके क्रेडिट आवर्स हैं, जो इसका स्टेटस है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके हिसाब से जो है वो ये चाहते हैं कि इनकी अलग जो है वो काउंसिल का मुतालबा करें। अब पहले 2018 में ऐसा हुआ था कि ये बिल पास हो गया था कि इंडिपेंडेंट काउंसिल के लिए, लेकिन फिर दोबारा से जो है वो जैसे चेंजेस आए गवर्नमेंट में, तो अब दोबारा से ये कोशिश की जा रही है कि हमें दूसरे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ जो है मर्ज कर दिया जाए और हमारी इंडिपेंडेंट काउंसिल ना दी जाए। तो इसी मकसद के लिए हम सब लोग जो है ये प्रोटेस्ट करें, और हमारे प्रोटेस्ट का पॉजिटिव रिज़ल्ट ये निकला है कि पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर हो गई है। अब गुड। ये आगे प्रोसीड अच्छा। करें इंशाल्लाह ताला। बाकी जो है ये अब हमारा देखें आगे हर सूबे से और फिर हमारे वफाक से जो है इसका अप्रूवल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हमारी अलग जो है वो काउंसिल का एक क़याम होगा। इंशाल्लाह जी। अच्छा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, हर शख्स शहरी जो है काफ़ी, अगर मैं बात करूँ कोविड की वजह से तो वैसे ही लोग नज़ले, अगर हल्का सा भी नज़ला हो जाया करता था तो लोग बोलते दूर रहो, लेकिन अगर मैं बात करूँ मौसम की तब्दीली के हवाले से तो कभी बुखार, कभी नज़ला, कभी खुश खांसी, तो इसमें जो है काफ़ी लोग मुब्तला है, तो इसका किस तरह से घर में एहतियात की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे अभी आजकल देखें कितनी गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, जी सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट तो जो एलर्जिक पेशेंट हैं स्पेशली उनको, हुँ, और जितना हम एसओपीज़ का ख्याल करें कोविड के हिसाब से कि आपने मास्क वेयर करना है, तो ज़ाहिर है हुँ, ऑटोमेटिकली आप डस्ट से बचेंगे। दूसरा जो है गर्मी में हम ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ, बहुत हुँ, ज़्यादा खट्टा जो है, क्योंकि अमूमन यही होता है फ्रिज में से निकाला ठंडा पानी पी लिया हमने, जो है क्या कहते हैं आइसक्रीम खा ली, इस तरह की जो है खट्टे मीठी चीज़ें जो हैं उसको खाने से आप लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये सीज़न जो है ये ऐसा है कि इंसान मज़े में बहुत चीज़ें ले लेता है, बहुत हुँ। ठंडा ले लेता है, बहुत एक्सट्रीम ठंडा जो है वो गला ख़राब करेगा, नज़ला, फेरेंजाइटिस और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी होगी। स्पेशली जो सांस के मरीज़ हैं, जो एलर्जी के जी। पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो बहुत ज़रूरी। साइनस प्रॉब्लम है, थायराइड काफ़ी ज़्यादा लोगों में अब इसकी शिकायत पाई जाती है, तो थायराइड का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? जो डस्ट एलर्जी की आपने बात की, अगर हम बात कर लेते हैं उसका क्या नाम है, जी, 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 थायराइड का जी थायराइड का, और साथ ही जैसे फ्लू, डस्ट से जो एलर्जी हो जाती है, तो वो किस तरह से अपने एहतियात कर सकते हैं? जी, देखिए थायराइड के लिए प्रॉब्लम ये है कि थायराइड जो है ये हमारा एक ऐसा पिट्यूटरी, हमारे ब्रेन में जो है वो एक ग्लैंड होता है, वो हार्मोन पैदा करता है T3 T4। ये 2 हार्मोन जो है ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं। तो जब ये हार्मोन्स हमारे जो है इसका डिसऑर्डर हो जाता है, तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है या वो सफ़र करता है, और हमारी बॉडी, अगर थायराइड जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हम थोड़ा भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं करती और हम वेट गेन करते हैं। अगर ओहो! ऐसा फ़ील हो आपको कि आपका वेट जो है वो आप गेन कर रहे हैं, जी। उसके अलावा लेकिन वेट गेन करने के साथ-साथ आपको कमज़ोरी भी हो रही है, आपकी स्किन भी ड्राई हो रही है, आपके हेयर लॉस हो रहा है, आपकी आवाज़ में चेंजेज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा अच्छा, है। आवाज़ में चेंजिंग से आपने बात की, तो किस तरह की, मतलब आवाज़ थोड़ी भारी हो जाना या फिर आवाज़ बंद हो जाना? जी, दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई भी चेंज आपको आए, तो भारी होना ये ज़्यादा इसमें इंडिकेशन है। तो जैसे भी आवाज़ में चेंजेज़ आए, या आपको जैसे आप मोटे हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हुँ, आपको वीकनेस बढ़ती जा रही है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप फ़ौरन जाके जो है थायराइड का टेस्ट कराएँ। तो अगर थायराइड का लेवल कम होता है तो आप वेट गेन करते हैं, तो ये ख़ास पहचान है, तो इसी फ़ौरन डॉक्टर जो है वो इसका थायराइड का टेस्ट कराएँगे। और थायराइड का ख़्याल रखने के लिए ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपने, अगर अगर आपका डायग्नोज़ हो जाता है थायराइड, तो आपने कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपने अवॉइड करने होते हैं। इसमें उसको जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गोभी, पत्ता गोभी है, बंद गोभी है, शलजम है, सरसों का साग है, मूली है, ये सारे जो फूड्स हैं ये खास स्पेशली जो है वो हम लोगों को अवॉइड करने होते हैं, ताकि क्योंकि इससे जो है आपके थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि अली जो हैं अभी नए-नए हैं अभी इस मेडिकल फ़ील्ड में, और क्योंकि मैंने जब जितने डॉक्टर्स को देखा है, तो वो नए-नए जब एमबीबीएस पास आउट करते हैं तो उसके बाद वो प्रैक्टिस में आते हैं,
तो क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है, अभी आपकी एजुकेशन भी चल रही है साथ साथ, और अभी आप लोगों का वो जो हाउस जॉब भी होती है वो भी साथ साथ अभी नहीं हुई है? नहीं, उसमें मेरा अभी 1.5 साल रहता है। अच्छा, अभी 1.5 साल रहता है, अभी आई थिंक आपका 4th ईयर है। जी जी, मेरा 4th ईयर चल तो रहा उस है। पर मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं, क्योंकि अभी आपको पता है एक डॉक्टर जो है उसको पूरी अटेंशन चाहिए होती है, तो वो किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम आपके सामने है, तो उस तरह से आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई इस पर फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आप लोग जिस तरह से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है ना कि अगर आप लोग फिजिकल क्लासेस अटेंड करते हैं? थैंक यू। जब हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे, पहले 2 साल, पहले 3 साल तक कोरोना के वजह जिससे कोई ऐसी डिस्ट्रप्शंस नहीं आई थी। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, हम लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी आते थे 5 या 6 दिन, तो हमारा एक फ़्लो बना होता क्लासेस का। लेकिन अब ये हुआ है कि जब से हम लोग 3rd ईयर में थे, शायद हमारे 3rd ईयर शुरू हुआ था जब कहते हैं कोरोना जो है वो पाकिस्तान में आ गया था। जी। उसके बाद जो है हम लोगों को इसकी सिवियरिटी का कुछ पता नहीं था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये महीने या 2 महीने में चला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे वार्ड्स जो थे, जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए जाते हैं, जहाँ हम डॉक्टर्स के साथ सीखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि अब कोविड की जो तादाद थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ नहीं था कि वो जाएँ। उनके जो वालिदैन थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने शुरू हो गए थे। बिल्कुल, क्योंकि इवन जो मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो बस इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि स्कूल कब बंद हो, यूनिवर्सिटीज़ कब बंद हो, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। तो हम लोगों को कुछ वक्त तक तो पता भी नहीं था कि अब होगा क्या, कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये तो बाद में सब कुछ फिगर आउट किया है। लेकिन जब एक पीरियड आया था कि यूनिवर्सिटी कोई क्लास ही नहीं करा रहा था, सब लोग घर पे बैठे होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में एक ट्रांजिशन आया। ऑनलाइन मेथड्स पे आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अडेप्ट करने की, मतलब उनको करना पड़ा अडेप्ट। अगर नहीं करते तो सीख नहीं पाते। नहीं करते तो ज़ाहिर है उनका नुकसान होता है इसमें। इसमें फिर टीचर्स ने भी बड़ा स्ट्रगल किया इनिशियली, क्योंकि टीचर्स अगर आपके 40s या 50s के डेमोग्राफिक के हैं, उनके साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक अडेप्टेबिलिटी का एक फैक्टर आ जाता है, उनको काफ़ी टाइम लगा। तो लेकिन जब चीज़ें स्मूथ होने लगी तो लोग, हमारे एग्ज़ाम्स भी पिछले साल के जो थे वो ऑनलाइन ही हुए थे। अब वो एक इंटेग्रिटी होती है या फिर एक वो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट होती है ना। अच्छा, ऑनलाइन, या सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की आसानी हो गई होगी, है ना? आसानी उस तरह अगर आप सोच रही हैं कि मतलब चीटिंग वगैरह के हिसाब से, तो इतना भी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ के जाना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सवाल का जवाब आपने गूगल में डाला, बिकॉज मेडिसिन में इवन इफ़ यू गूगलिंग स्टफ, इवन अगर आप कहते गूगल करके लिख भी लोगे, तो अगर आप वो नॉलेज रिटेन नहीं करते, आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप ही बुरे डॉक्टर बन रहे हो। तो हम लोग इस मुल्क का मुस्तकबिल, अगर हम लोग इस वक्त चीटिंग करेंगे, इस वक्त अच्छे नहीं बनेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ तो अभी तो हमारे हीरोज़ बने हुए हैं, ज़ाहिर है उनको तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें देखते हुए करनी है। तो अच्छा, मेडिकल का शोबा आपने क्यों पसंद किया? जब मैं कॉलेज में था तो मुझे साइंसेस का शौक़ था, आर्ट्स का भी था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ वो मुझे बहुत वो मैकेनिकल और बहुत मोनोटनस लग रहा था। मतलब कि हर बंदा इसमें ना जाया जा रहा है, हर बंदा मतलब सवाल पूछे बगैर कि क्यों जा रहे हैं हम लोग इंजीनियरिंग में। तो मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बायोलॉजी में मेरा बचपन से इंटरेस्ट भी रहा था और मैं इसमें काफ़ी अच्छा भी था। तो मेरे लिए दिस सीम लाइक द नेचुरल चॉइस, द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान था ये तो। गुड। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर शबाना भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जैसे अभी डॉक्टर मोहम्मद अली ने जिक्र किया, कोविड के दौरान जो है काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। तो आपके भी ज़ाहिर सी बातें बच्चे होंगे जो क्लासेस वगैरह लेते होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग होंगे, तो आप लोगों का उस वक्त क्या, किस तरह का उनके साथ था? बिल्कुल, इनिशियली जब तक वैक्सीनेशन नहीं आई थी उस वक्त तो हमें भी बहुत डर लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ सब, हम तो एसओपीज़ का ख्याल करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो एसओपीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, जिनसे आपका इंटरेक्शन है। तो हमारी कोशिश यही होती थी कि हम बच्चों को मतलब अच्छे से जो है वो एसओपीज़ का ख्याल कराएं, उनके साथ सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें रखना, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग, इसके क्योंकि देखें हम अपने तौर पे ही जितना कर सकते हैं अपने तौर पे तो करें। ऐसा ना हो ना कि हम ये सोचें कि दूसरे लोग नहीं कर रहे तो हम खुद भी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तो हम लोगों की कोशिश यही हुआ करती थी कि हम अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से एसओपीज़ का ख्याल, फिर हम उन्हें ये भी कहते थे कि आप अपने से रिलेटेड जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप अवेयरनेस दें। और फिर उसके अलावा मैं ख़ुद तो यही थी कि मैंने डिफरेंट जो है वो मीडिया से, डिफरेंट जगहों से, अपने भी जितना भी मेरा सोशल सर्कल था उसमें मैंने अवेयरनेस सेशन इसी मकसद से देना शुरू किए। उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे, स्कूल के स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स थे हमारे, उनके साथ भी जो है वो
हमारा बहुत इंटरेक्शन रहा, तो उसमें अपने तौर से हम यही करते रहे कि जितना हमारे हिस्सा पड़ सकता था हमने कोशिश की कि ख़ुद भी हमने अवेयरनेस दी, हमने दूसरों को भी अवेयरनेस दी, फिर हमारे बच्चों ने भी थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते थे उन्होंने भी अपने दोस्तों को, साथियों को, उनके पेरेंट्स को जो है काफ़ी हद तक अवेयर किया इससे। अच्छा जी, यहाँ पे वालिदैन होने की हैसियत से एज अ डॉक्टर इन्होंने अपना भी फ़र्ज़ अदा किया और साथ साथ अपने बच्चों का भी इन्होंने उसी तरह से ख़्याल रखा और अपने बच्चों को भी तरबियत दी, क्योंकि कॉलेज की अगर बात करें या फिर स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके बाद जो उनकी घर से तरबियत होती है वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है और वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर शबाना नाज ने अभी कहा कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप लोग भी अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड्स में उस तरह के सेशंस दें आप। तो डॉक्टर शबाना नाज मैं आपको इस पर अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि आप काफ़ी अच्छे सेशंस देती रहती हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और मस्कुलर का भी इनको एक्सपीरियंस है और काफ़ी आपने अच्छे केसेस डील किए हैं। तो मैं चाहूँगी आजकल जो पेन, बैक पेन और इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब कोविड की वजह से जो लोग ऑफिस या ख़वातीन जो थी वो जाया करती थी, ऑफिस गोइंग जो थी, वर्किंग वूमेन थी, वो अब जो है क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, वो घर में बैठ चुके हैं और बहुत काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। अब उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं रही, तो वो किस तरह से अपने घर में अपनी केयर कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस भी आ जाता है, तो वो किस तरह से अपने आप को जो है घर में रहते हुए मेनटेन करें। देखिए, इसमें जो आपने बात की, दो तरह के लोग हैं जिनको बैक पेन है। एक तो वो लोग हैं जो कि कोरोना से रिकवर हुए, सबसे बड़ी एक तो, क्योंकि कोरोना से रिकवर होने वालों में भी ये है कि बीमारी के बाद जो मेडिसिन दी जाती हैं स्टेरॉइड्स वगैरह, उसमें भी ऐसा होता है कि मस्कुलर वीकनेस, जॉइंट पेन, और फिर सेकंड के वो इमोबिलाइज होते हैं और फिर जो है उसको क्वारंटीन किया जाता है, अलग रखा, प्रोलॉन्ग उनका लेटना, घर से बाहर ना निकलना, उसकी वजह से भी जो है उनके मसल्स जो है स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, की वजह से भी उनको पेन होता है। एक तो वो लोग हैं। सेकंड वो लोग हैं जो कि अब आप बता रही हैं जैसे जो वॉक नहीं कर रहे, घर से नहीं निकल रहे, लेटे रहते हैं, और उनका लेटने का स्टाइल भी जो है, हमेशा मैं अपने अवेयरनेस में सेशंस में यही बताती हूँ कि आपने लेटना जो है, लेट के ना तो टीवी देखना है, ना लेट के बुक पढ़नी है, ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप, कोई भी चीज़। आजकल के जो हमारे नौजवान है वो लेट के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, ये कोई भी ये मेन रीज़न है आपके बैक पेन की, कि अगर आप अपना पॉस्चर करेक्ट नहीं रखें, आपने सॉफ्ट जो है वो सोफ़ा ले लिया, सोफ़े पे, सॉफ्ट सोफ़े पे आप बैठे हुए हैं और आप ऐसे नीचे घुस गए, तो उससे भी जो है वो आपके हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है। और आप लेटे हुए हैं, लेट के टेढ़े हो गए, आप टीवी देख रहे हैं, आपकी स्पाइन कर्व हो रही है, तो क्या है, इससे सारा आपका प्रेशर आपकी बैक पे आता है। और फिर वेट गेन कर रहे हैं, बहुत सारी फीमेल जो हैं घर में बैठे हैं, खा रही हैं, तो वेट गेन करने से क्या है, आपका पेट बड़ा हो जाता है। जब आपका पेट बड़ा है, आपको ओबेसिटी हो गई, तो आपकी स्पाइन के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। दूसरा, वॉक का ना करना, प्रॉपर डाइट का ना लेना, क्योंकि लेटे लेटे आप बैठे मीठा खाए जा रहे हैं, पानी, आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप खा तो रहे हैं लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, तो उसकी वजह से वेट जितना आपने गेन किया वो भी एक मेन कॉज है। और वेट गेन करना ना सिर्फ जो है वो कमर का दर्द, बल्कि आप ये देखिए वेट सेकंड जो टाइप की जो डायबिटीज़ है, टाइप 2, उसकी वो मोटापा ही उसकी एक वजह है, उसका वन ऑफ द मेन कॉज जो है वो उसका मोटापा है। वेट गेन करना भी जो है वो हमें शुगर वो करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके हार्मोनल डिसऑर्डर, अगर ओबेसिटी होगी ऑटोमेटिकली औरतों के अंदर जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे। तो बेहतरीन यही है कि आप अपना केयरफुल डाइट लें, आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, उसके अलावा अपनी एक्टिविटी रखें। एक्टिविटी अगर आप बाहर नहीं भी निकल सकते, घर में भी आप बैठ के कोई काम ना करें, घर में भी आप कोशिश करें कि चलते फिरते रहें। जैसे कोई भी फ़ोन आया तो फ़ोन भी आप चल के कर रहे हैं, पानी पीना है, उठ के आप बार बार जो है वो अपनी मूवमेंट करें। जितनी बॉडी में मूवमेंट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, मेटाबॉलिक रेट आपका तेज़ होगा और आप कम वेट गेन करेंगे। बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी की, क्योंकि हमारे यहाँ के आजकल के जो नौजवान है, नौजवान की मैं बात नहीं करती क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कहा जाता है सिर्फ आप नौजवानों की बात करती हैं, हम ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि वो जो आजकल एक घंटे वाले जो पैकेजेस आ गए ना, वो उस पर वो बैठ के मुसलसल गुफ्तगू एक ही जगह पे बैठे रहना, झुक के, लेट के, बैठ के बातें करना, तो ये कितना ख़तरनाक है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अपने प्रोग्राम में, इस गुफ्तगू को शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे अभी मैं ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो मुसलसल लेटे लेटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि एक डॉक्टर जो बनता है उसके लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। तो क्योंकि ये ख़ुद भी एक स्टूडेंट भी है, 4th ईयर है इनका MBBS का, तो मैं इनसे चाहूँगी कि इनसे मैं सवाल करूँ कि ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन एजुकेशन में किन किन मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है। जी मैं चाहूँगी आप मोहम्मद अली हमें बताएं कि क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं, आप अभी एजुकेशन अभी अपनी कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं MBBS की, तो आपका 4th ईयर है। मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं, क्योंकि एक डॉक्टर जो है अभी जब तक आप आप जा रहे थे अपने यूनिवर्सिटी या फिर आप अपने जो भी आपके जो होते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो जब उसमें आप जाते हैं तो क्योंकि अभी ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, तो उसमें और अभी ऑनलाइन इसमें सिस्टम में कितना आपको डिफरेंस फील हो रहा है? किस तरह से वो ज़्यादा इजी आपके लिए है ये, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? जब हमारा ऑनलाइन सिस्टम इनिशियली स्टार्ट हुआ था उस वक्त एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन था। उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल बंद कर दिए गए थे क्योंकि उस वक्त थ्रेट बहुत हाई था। लेकिन जब अंडर कंट्रोल आया वैक्सीनेशन और फिर जब कहते हैं लोड कम हुआ इन्फेक्टेड पॉपुलेशन का, तो उन्होंने मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले तो ऑल्टरनेट डेज पे बुलाना शुरू किया। फिर कुछ रोटेशन में जब उनको लगा कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को 6 डेज़ अ वीक बुला सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह कर लिया, लोकेशन चेंज कर दी। मेरे यूनिवर्सिटी ने तो हमें बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया है। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो हमें बावक्त बुलाएं और जितने पेशेंट्स वहाँ हों उनको हम देखें, उनके ऊपर एक हैंड्स ऑन मतलब हिस्ट्री लेना, एक्सपीरियंस करें। लेकिन हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं होता कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई ऐसा प्रोसीजर करने दिया जाए जिसकी हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरा यूनिवर्सिटी इस चीज़ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। बिकॉज़ कि अगर एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, बहुत सारे पेशेंट्स को अपने राइट्स, फंडामेंटल बेसिक राइट्स का नहीं पता होता। क्योंकि जब मरीज़ आता है इमरजेंसी में, अगर वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको तो सिर्फ ये बनना चाहिए कि मुझे कोई देख ले। और जब डॉक्टरों की बहुत कमी होती है तो उनको इतना भी नहीं होता कि मैं पूछ लूँ कि आप सही के डॉक्टर हो, कि आप ग्रेजुएट हो, क्या आपके अलावा कि आपका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कौन है। क्योंकि उस वक्त ना बताया जाता है मरीज़ों को ये चीज़, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी एजुकेशन है कि मरीज़ों को उनके हक़ के बारे में बताया जाए। लेकिन ऑफ़लाइन एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, हम लोगों की काफ़ी अच्छा सिस्टम है। हम लोग जब से वापस आना शुरू हुए ना, जब से हमने वापस मरीज़ के ऊपर डॉक्टरों को काम करते हुए देखा है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि कल को हमें ये सारा कुछ करना है। बिल्कुल, अभी आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, मरीज़ों को उनके हक़ के बारे में नहीं पता, तो उनके कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो वो डॉक्टर से कर सकते हैं। लेकिन आजकल की अगर मैं बात करूँ, जो नौजवान नए नए पास आउट होकर निकले हैं, वो समझते हैं कि हम डॉक्टर बन गए तो हमें ज़्यादा इल्म है, लेकिन जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो हमसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं कर सकता, हम ही आपको बताएंगे। तो वो सब चीज़ें आपने उसी को लेके चलना है। नहीं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि हमारा एक काम है कि हम एक हकीम की जगह आप डॉक्टर्स हैं और हमारे एक हीलर का एक रिलेशनशिप होता है हमारे पेशेंट्स के साथ, एक इज़्ज़त की। और एक हमारे यहाँ हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप पेशेंट को कोई रिस्क है, आपका काम है कि आप सब कुछ बताओ। आप कोई ना चीज़ छुपाओ कि पेशेंट को बुरा लग जाएगा या डर लग जाएगा या फिर घर वाले मसला करेंगे। नहीं, आपको अपने तौर पे पेशेंट को हर तरीके से हर चीज़, हर रिस्क और हर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन का बताना है, अगर वो रूटीन प्रोसीजर भी क्यों ना हो। अगर छोटा सा कि जनरल एनेस्थीसिया के बजाय अगर लोकल एनेस्थेटिक कोई प्रोसीजर है, मतलब आपको ज़रा सा नम करके अगर दांत भी निकालना है, रूट कैनाल के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपको वो भी बताना है। क्योंकि अगर आपने कोई नई चीज़ बताई, वो नेग्लिजेंस के अंडर आ जाती है। और अल्लाह ना करे अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या द पेशेंट पासेस अवे ड्यू टू एनी अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशंस, तो वो किस पे आती है बात? बिल्कुल, डॉक्टर पे आती है सारे। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के तौर पे आई फील लाइक कि एक अकाउंटेबिलिटी और एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट का अगर आप साइकिल फॉलो करते रहें, आप बीच में से कुछ खाएं ना, प्रीमेच्योर डायग्नोसिस ना लेके जाएं टेबल पर, तो कहते हैं पेशेंट का 80-90% जो होता है डायग्नोसिस आपका हिस्ट्री में ही हो जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर शबाना से भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जैसे ये स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर मोहम्मद अली और इस तरह के और भी स्टूडेंट हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी जो अभी ऑनलाइन जो क्लासेस बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो उनको कितना नुकसान मतलब होता है, उनके जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है और भी मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, वो उनमें मुब्तला हो जाते हैं, तो वो किस तरह से अपने कभी लेटे मोबाइल पे मतलब ऑनलाइन वो अटेंड कर रहे होते हैं या फिर लैपटॉप पे,
तो वो मतलब झुकना भी होता है उस पे, और मतलब ईजी अपने पोस्चर में वो लेटे हुए होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती कि इसके बाद क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वो किस तरह से आप, मैं चाहूँगी कि आज जो है एक कंप्लीट आप इसके ऊपर आप हमें डिटेल में बताएं। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप लोग भी कॉल करके डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस हवाले से भी कॉल करें। अगर आप लोग किसी किस्म का कोई मसला जो है फेस कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस जो जा रहे हैं वो भी अभी ऑनलाइन अपने जो है अपने ज़ाहिर उनके भी मामला चल रहे हैं जॉब्स वगैरह के हिसाब से, तो वो किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि ये जो हमारे साथ ऑनलाइन का है या स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को। एक मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटली भी बहुत सारे उनको जो है डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्लस फिज़िकल। मेंटली ये है कि एक तो बच्चे स्ट्रेस में बहुत हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अब बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों को ये असल में, मैं जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, मैंने इस बात से ये जज किया, मेरे अपने बच्चे भी पढ़ते हैं, कि बच्चों को जब ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, मेंटली बच्चे इतने अलर्ट नहीं होते। मेंटली बच्चों को ये होता है कि टीचर सामने नहीं है हमारे, रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल रिलैक्स उनके लिए मोड में बैठे होते हैं, लेटे हैं, या वो इतनी अटेंशन नहीं होती जो स्कूल में होती है। तो बच्चे इतने अटेंटिव नहीं होते, उस तरह से एजुकेशन नहीं ले रहे होते। अब टीचर्स अपने तौर पे जितना डिलीवर, और फिर हमारे यहाँ ये है कि अब जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है कि सारे टीचर फुली ट्रेंड नहीं है जो कि इस पे काम कर सके, क्योंकि ये सडनली ये एक ग्लोबल पेंडेमिक आई, एकदम से इमरजेंसी नाफिज हुई। तो अब वो लोग भी जो ट्रेंड थे वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो अनट्रेंड टीचर थे उनके ऊपर भी ये आफत आ गई कि भाई आपने भी क्लासें लेनी है। तो बाकायदा हमारी गवर्नमेंट को या किसी स्कूल सेक्शंस को इतना टाइम नहीं मिला कि फ़ौरन उनको ट्रेन करते हैं उन टीचर्स को, कि वो प्रॉपर जो है उनकी ट्रेनिंग होती है और वो बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दे सकते। अब हुआ ये कि एकदम से ना तो बच्चे जो हैं वो मेंटली तो अलर्ट हुए ही नहीं, बल्कि मेंटली भी वो स्ट्रेस में चले गए। जो एग्ज़ाम होता है वो तो उसी लेवल से होता है जो इंटरनेशनल लेवल है, जैसे कि हमारे बच्चों का मेडिकल के बच्चे हैं उनका, लेकिन बच्चों की जो तैयारी है वो उस लेवल की नहीं होती। तो सबसे बड़ा फैक्टर जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा। वैसे तो एग्ज़ाम में परेशान, मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से सेकंड ये कि उनका इतना ज़्यादा रिलेशनशिप, जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है, जो उनको प्रॉब्लम्स होते हैं डायरेक्ट वो अपने टीचर से डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड, उनकी ग्रुप डिस्कशन, जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं बहुत सारे अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके लाइब्रेरी सेशंस जो हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना और डिफरेंट जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं वो लोनलीनेस का, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ये भी उनके और आपको पता है जब हम मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये हैप्पी हार्मोन जब हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं तो ये हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ़ को, उसको भी ख़त्म करते हैं। अच्छा, सेकंड ये होता है कि ये तो हो गए सारे कि मेंटली किस तरह बच्चे परेशान हो रहे हैं, किस तरह स्ट्रेस में जा रहे हैं, बच्चे भी, बड़े भी, स्कूल गोइंग भी, और जो बड़े हैं उनको तो फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम हो गया। कितने बिज़नेस बंद हो गए, कितने बिज़नेस स्लो डाउन हो गए। आप ये देखिए ना, कितनी कंपनीज़ ने अपने एक्स्ट्रा वर्कर्स को फारिग कर दिया। तो कि एक तो उनको फाइनेंशियली भी लोग बहुत परेशान हैं, और फिर जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनका तो ये है कि अब लेटे हैं तो लेटे हुए पढ़ रहे हैं, तो लेटे, क्लास भी है, क्लास हो रही है, तकिया लगाया हुआ है, गलत पोस्चर में, लैपटॉप सामने रखा है, फ़ोन सामने रखा है, आप कर रहे हैं। जबकि हमेशा बताते हैं कि जब आप अपनी गर्दन को 1 इंच नीचे रखते हैं तो 10 पाउंड का वज़न आपकी गर्दन स्पाइन पे आता है। तो हम क्या यूँ करके बैठे हैं, तो हम कितने घंटों अपनी स्पाइन को प्रेशर दे रहे हैं। तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपको गर्दन का दर्द होगा, हाथों में दर्द आएगा, हाथों का सुन हो जाना, और कमर का दर्द इसलिए आता है कि जब आप ऐसे बैठे लेट के आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में आपकी स्पाइन यू सी की शेप में आ जाती है। जब आपकी स्पाइन सी शेप में आती है तो आपके मोहरों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी आपकी कमर में दर्द होता है। फिर आप नरम सोफ़े पे लेटे हैं, उससे भी, नरम सोफ़े पे बैठे हैं, उससे भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा बेड पोस्चर है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। जी, क्योंकि आजकल मैं चाहूँगी कि आपने बहुत खूबसूरत बात की है इसमें कि गलत पोस्चर जो है वो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन सकता है। तो आप लोग एहतियात करें। अच्छा, आप यहाँ पे बताएंगे किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर आप लैपटॉप यूज़ करें, अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करें, तो वो किस तरह से करें? जी बिल्कुल, आपने जो बच्चे जितने भी हैं, जो आपकी चेयर्स हैं, स्पेशली जो है हाई चेयर, डाइनिंग चेयर, नॉर्मल जैसे डाइनिंग टेबल की जो कुर्सी होती है थोड़ी ऊंची होती है, तो आपने कोई भी काम करना है आपने अपने आई लेवल पे करना है, यानी आपने इतना ऊंचा, मोबाइल आप यूज़ करें
यहाँ आपने कोई चीज़ रखी, तकिया रखा, तकिया रख के आपने ऐसे हाथ आगे रख के इस तरह से आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी चीज़ जो है वो आपने ऐसे, ताकि आपकी गर्दन जो है ये आपका 90 का एंगल बनता है इस तरह है, और आई लेवल पे टीवी भी रखना है तो आपने इस तरह रखना है कि आपकी गर्दन नीचे झुक के आप ऐसे टीवी नहीं देख रहे या आप एक्स्ट्रा यूँ होकर नहीं देख रहे, आपका ये जो है एंगल 90 का बनता है और आई लेवल पे आपकी हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल भी। जी अली, आप सुन तो रहे होंगे किस तरह से डॉक्टर शबाना नाज ने बताया, क्योंकि आप भी ज़रा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपने क्या बताया कौन सा एंगल होना चाहिए? ये नेक का तो 90 का और आई लेवल पे। अच्छा जी, ठीक है। और एक लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगी, हमारे यहाँ की आजकल जो लड़कियाँ हैं वो गाय का गोश्त खाने से जो है गुरेज करें, क्योंकि अभी बकरा ईद करीब है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके हवाले से बताएं, जो ख़वातीन या लड़कियाँ, जो हमारी यंग लड़कियाँ हैं, वो चिकन की तरफ उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया, और गाय और जो बकरे का जो गोश्त है उस हवाले से वो काफ़ी उन्होंने जो है मना कर दिया कि भैया हमने तो हाथ भी नहीं लगाने, हमने छूना भी नहीं है। तो वो कितना गाय का गोश्त नुकसानदेह है, और जो है सॉरी चिकन का गोश्त नुकसानदेह है, और जो हमारा गाय का गोश्त है वो कितना फ़ायदेमंद है उनके लिए? देखिए, कोई भी चीज़ जो है कम्प्लीटली अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ नुकसानदेह नहीं है, ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, तीनों चीज़ें। लेकिन आपने बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि मीट में, रेड मीट में कार्ब्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और अब जहाँ तक चिकन, आजकल की चिकन की जो बात कर रहे हैं उसमें क्योंकि उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अदरवाइज़ तो वाइट मीट में आता है चिकन, वैसे तो फ़ायदेमंद है, लेकिन ये कि एक्सेसिव हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा आपने चिकन इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आप रेड मीट इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए सही नहीं है ना। तो आपने हर चीज़ बैलेंस डाइट लेनी है। आपने बीफ को और मटन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने अपने फूड में जो है वो पोर्शन रखना है, बीफ का भी पोर्शन रखना है, मटन का भी रखना है, चिकन का भी रखना है, सारी चीज़ें आपने बैलेंस करके खानी है। और वो बाकायदा ये सब्जियां भी इसमें शामिल करें, सीजनल फ्रूट भी शामिल करें, खाली गोश्त पे भी ना रहें। हमारे यहाँ आजकल के जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो नहीं चाहती कि हम सब्जियों की तरफ जाए। सब्जियाँ तो पसंद है, अम्मी जिस दिन खाना बना लेती है उस दिन फूड पांडा ऑर्डर कर देते हैं कि बस हम बाहर से कुछ मंगा लें, लेकिन आजकल आप पता है ये बर्गर जब बनाते हैं, बर्गर में अच्छी खासी वेजिटेबल्स आ जाती है ना, उसमें वो डाल सकते हैं, टमाटो है, कुकम्बर डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें डाल के आप बर्गर, और चाइनीज़ बना रहे हैं पास्ता, उसमें भी वेजिटेबल्स डाल के ज़्यादा सी बनाएं, तो उससे ये होगा कि इनके अंदर जो एक तलब है कि गोश्त खाना है, चिकन खानी है, सब्जियां भी उसमें मिक्स हो जाएंगी, यानी हेल्दी एंड बैलेंस फूड भी साथ में हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो अगर जब जैसे फ्राइड राइस से अगर हम बात करें तो फ्राइड राइस मामा बनाती हैं, तो वो बाकायदा ना राइस में से एक एक चीज़ करके अलग निकालती है, जैसे जो है कैप्सिकम और मटर वगैरह जो होते हैं वो सब चीज़ें अलग कर देती है कि नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब अजीब आजकल के पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। खैर डॉक्टर शबाना नाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोहम्मद अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहा। उम्मीद करती हूँ ये पूरा जो हमारा एक घंटे का जो हमने सेशन आप लोगों के लिए नाज़रीन रखा था, आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद अली और डॉक्टर शबाना नाज ने आप लोगों को अवेयर किया कि आप लोग किस किस तरह से अपना जो है घर में रहते हुए ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्लासेस भी अटेंड करें, तो जो पोस्टर डॉक्टर शबाना नाज ने आपको बताया, डॉक्टर मोहम्मद अली ने जिस तरह से कहा कि हमारे अभी नए जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं, और उन्होंने बताया कि पेशेंट से क्या क्या राइट होते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। मैं आप लोगों का फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक और गेस्ट के साथ, हमारे साथ रहिएगा।